नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन, ताज़ा तरीन और नई कहानी के साथ। तो आज बात करेंगे हम राम वृक्ष बेनीपुरी NCERT कक्षा 10 हिंदी क्षितिज, जो आपकी पुस्तक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जिन्होंने अध्याय नंबर 11 लिखा है आपका बाल गोविंद भक्त, ये एक रेखा चित्र है, रेखाओं के माध्यम से खींचा गया चित्र। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इन्हें एक उपाधि प्राप्त है, वो है कलम का जादूगर। उपाधि नहीं, कहा जाता है इनको, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एक विशिष्ट शैली रही, इनकी विशिष्ट एक लेखन शैली रही। तो आज राम वृक्ष बेनीपुरी को समझेंगे भाग 1 में। उनके जीवन परिचय को हम लोग देखेंगे, क्या उन्होंने रचनाएं की है, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो देखते हैं। जैसा कि हम हर जीवन परिचय में देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य पहलू जन्म की। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ 1899 ईस्वी। कहाँ हुआ, वो जन्म स्थान यहाँ इसके आगे ही लिख देंगे, बेनीपुर, इसलिए ये बेनीपुरी लगाते हैं। बेनीपुर गांव है, ये ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर रह जाता है कहाँ, बिहार में। तो ये बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर ज़िले के बेनीपुर गांव से संबंध रखते हैं। साथियों, निधन छोटी आयु में ही हो गया था, 1968 ईस्वी। निधन इनका 1968 ईस्वी में हो गया था। अच्छा, अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा से पहले अगर माता पिता की बात करें, तो माता पिता इनके छोटी आयु में ही चल बसे थे, ऐसा में एक निधन हो गया था। और सबसे बड़ी बात, ये गांधी जी के परम भक्त थे और गांधी जी से बड़ा प्रेम रखते थे, इसीलिए ये 1920 के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे, जिसके कारण उनकी जो आरंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो पूर्णतः क्या हो गई थी, असंभव बन गई थी। अगर शिक्षा की बात करें तो आप यहाँ बता सकते हैं 10th तक, और उसके बाद में 1920 के स्वाधीन आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, ये आप बता सकते हैं। देखो, ये एक अच्छे पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक अच्छे पत्रकार के रूप में इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं को निकाला। तो वो कुछ एक पत्रिकाएं, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको वो पत्रिकाएं याद हो जाएगी। तो अगला बिंदु हम लिख देते हैं पत्रिका। इसके सामने आप लिख सकते हो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। कौन कौन सी है ये यहाँ बता देंगे। नंबर 1
बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, इसके अलावा किसान मित्र, और इसके अलावा तरुण भारत। ये इनकी पत्रिकाएं रही, पत्र और पत्रिकाएं जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक सभी प्रकार की थी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी? बालक युवक से योगी हो गया, फिर जनता की जनवाणी को नई धारा प्रदान कर किसानों का मित्र बना और तरुण भारत का निर्माण किया। ये आप सीधे सीधे बता सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ। बालक युवक से योगी हो गया, फिर जनता की जनवाणी को नई धारा प्रदान कर किसानों का मित्र बन तरुण भारत का निर्माण किया। ये बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको याद हो सकती है। अब इनकी कृतियों की बात करते हैं हम। कृतियां, देखो मित्रों, इनकी कृतियां हैं वो हिंदी की लगभग सभी विधाओं पर रही है। उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। रिपोर्टाज तो बाद में आई है, लेकिन यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, निबंध संग्रह, ये हम देख लेते हैं, कहानी आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं पतितों के देश में, पतितों के देश में। ये इनका है उपन्यास। इसके बाद में वंदे वाणी, विनायको। इसके अलावा मशाल, गेहूं और गुलाब। ये इनके हैं निबंध संग्रह। इसके अलावा अम्बपाली, ये इनका नाटक है। इसके अलावा नाटकों के अलावा बात करें तो संस्मरण आता है इनका। तो संस्मरण में बात करें तो मील के पत्थर, मील के पत्थर के अलावा जंजीरें और दीवारें, ये इनके क्या हैं? संस्मरण हैं। लाल तारा,
माटी की मूर्तें, बाल गोविंद भगत, ये इनका क्या है, रेखा चित्र। उपन्यास आ गया, निबंध संग्रह आ गए, नाटक, संस्मरण, रेखा चित्र। इसके अलावा सीता के फूल, ये इनकी क्या है, कहानी। इसके अलावा एक और इनका रचनात्मक कार्य रहा, वो है पैरों में पंख बांधकर। ये इनका है यात्रा वृतांत। ये मूलतः इनकी क्या हो गई, पत्र पत्रिका हो गई, ये इनकी कृतियां हो गई, ये आपको बता ही दिया गया है। अब इनका जो साहित्य संसार रहा और जो भाषा की बात रही, वो चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। तो अब साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। साहित्यिक विशेषताएं, तो साथियों, सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि बचपन, माता पिता का जो देहांत है या निधन है, वो बचपन में ही हो जाने के कारण बेनीपुरी जी का जो बचपन है, आरंभिक जीवन है, वो बड़ा संघर्षमय और अभाव के अंदर बीता। इसके अलावा जब इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर ली थी तो ये 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे, तो इनकी जो शिक्षा है वो लगभग असंभव हो गई थी। तो ये 2-3 बिंदु हम लिख लेते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें इन्होंने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि पद्य से अधिक इन्हें गद्य की विविध विधाओं में इन्हें काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ये सब बिंदु आप इसमें लिख सकते हो। तो सबसे पहला तो आप ये लिख सकते हो कि माता पिता का देहांत, बचपन में हो जाने के कारण आरंभिक जीवन,
अभाव व संघर्ष में बीता। ये आप बता सकते हो पहला बिंदु, तो सीधी सीधी सी बात है। दूसरा बता सकते हो आप 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। जुड़ गए, जिससे आगे की शिक्षा असंभव हुई। ये आप दूसरा बता सकते हो, क्योंकि जब राष्ट्रीय आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए तो इनकी शिक्षा असंभव हो गई थी। उसका कारण भी था। यहाँ कारण आप तीसरे बिंदु में डाल सकते हो। शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके कारण कई बार जेल गए, कई बार जेल की यात्रा की। तो ये इसका रीज़न आप बता सकते हो। ये इसका सीधा सीधा आप रीज़न भी बता सकते हो कि भाई शिक्षा इसलिए नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि बहुत बार इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अच्छा, इसके अलावा आप ये बता सकते हो 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ये भी आप बता सकते हो। 5वें नंबर बिंदु पे ये बता सकते हो आप स्वयं बेनीपुरी जी एक उत्कृष्ट पत्रकार थे जिन्होंने अनेक दैनिक साप्ताहिक व मासिक पत्रिका का संपादन किया। उसका विवरण पहले ही दे चुके हैं।
बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, तरुण भारत, किसान मित्र, तो ये आप बता सकते हो। छठा आप ये बता सकते हो कि इनको हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। देखो साथियों, हिंदी पहली तो ये समझ लीजिए, इनको हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं में, विधा का अर्थ होता है प्रकार, ठीक है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, ये विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं ये हिंदी के। तो देखो हिंदी को दो भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य। पद्य में कविताएं आ जाती है, लेकिन इनको अगर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई तो वो किस में प्राप्त हुई? हिंदी की गद्य भाग में प्राप्त हुई, और विधाएं हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बता सकते हो। 7 नंबर बिंदु पे आप ये बता सकते हो कि इनकी संपूर्ण रचनाएं बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में इनकी संपूर्ण रचनाएं बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में विभाजित है। ये आप बता सकते हो, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बेनीपुरी रचनावली के 8 खंड, ये 8 खंडों में विभक्त की गई है। मतलब इन्होंने जितना भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ है, उनको बेनीपुर रचनावली 8 खंड में विभाजित किया गया है। अर्थात मान के चलिए 100 रचनाएं हैं इनकी, तो उन 100 रचनाओं को मान के चलिए 20 रचनाएं एक पुस्तक में कर दी, और क्या लिख दिया ऊपर? बेनीपुरी रचनावली भाग 1 या खंड 1। फिर अगली 20 रचनाओं को बेनीपुरी रचनावली खंड 2, ऐसे करके 8 खंडों में इनकी रचनाओं को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, 8 नंबर पे चलते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ये आप बता सकते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया। अच्छा, इसके अलावा आप ये बता सकते हैं, इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, इतिहास की
युगानुरूप व्याख्या है, युगानुरूप व्याख्या है, ये आप बता सकते हो 9 नंबर पे। अर्थात इनके साहित्य में आपको स्वाधीनता की चेतना भी दिखेगी, अर्थात स्वाधीनता के प्रति लोगों को की चेतना को जागृत करना। इसके अलावा जो अंग्रेज़ों द्वारा मनुष्यता को, इंसानियत को दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था, उसकी चिंता उनके साहित्य में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इतिहास बीत गया भारत का, जो पहले भारतीय हुआ करते थे और जो आज है, तो वो भी युगानुरूप उसकी व्याख्या भी उनमें दिखाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और 10वां जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है वो ये रहेगा कि विशिष्ट शैलीकार के कारण ये कलम का जादूगर नाम से प्रसिद्ध है। ये आप बता सकते हैं, विशेष शैलीकार के कारण ये कलम का जादूगर नाम से प्रसिद्ध है। और अंतिम 11वां बिंदु आप ये लिख सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ये आप लिख सकते हो कि एक स्वतंत्रता सेनानी तथा एक साहित्यकार की सम्मिलित साधना को आजीवन सफलता से आगे बढ़ाया, सफलता से आगे बढ़ाया, ये आप बता सकते हो। तो ये इनके बारे में प्रमुख बिंदु हो गए साथियों। तो देखो, इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को भी अदा किया, इसके साथ साथ में एक ये अच्छे साहित्यकार भी थे, और इन्हीं की सम्मिलित साधना, अर्थात ये आजीवन, अर्थात मरने तक ये एक साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी की सफलता के साथ आगे वो बढ़ते रहे। विशारद परीक्षा को इन्होंने क्या किया, उत्तीर्ण किया। बाकी आपके समक्ष है ही, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्याख्यान नंबर 2 में, भाग 2 में, रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र बाल गोविंद भक्त के साथ। और कुछ भी अगर साथियों समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, आपका सहयोग अपेक्षित है, सहयोग है तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। आप ही हमारे परिवार का सदस्य हैं और आप ही से मैं हूँ। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।